पढ़ना शुरू किया था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में रिसोर्सेज के बारे में। सबसे पहले हमने क्या समझा था कि रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी एनवायरनमेंट में अवेलेबल है और प्रोवाइडेड दैट तीन चीज़ें। कौन सी तीन चीज़ें हर्षित? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजेबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल। बात समझ में आई? इन तीन चीज़ों का हमारे को ध्यान रखना है। उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। क्या देखा? टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, जो कि हमने ये पढ़ा था कि हम 4 पैरामीटर के बेसिस पर, किनके बेसिस पर? 4 पैरामीटर्स के बेसिस पर ये समझेंगे कि रिसोर्सेज किस किस तरीके के हो सकते हैं। सबसे पहला हमने समझा था ओरिजिन के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? कि वो कहाँ से आ रहे हैं, उसके बेसिस पे हमने पढ़ा था। वेरी नाइस। एक बायोटिक और एक ए बायोटिक। बायोटिक वो जो कि हमारे को नेचर से मिलते हैं, ए बायोटिक वो जो कि नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग होते हैं। और अगले पे चलते हैं हम लोग। अगला हमने पढ़ा था एग्जॉस्टेबिलिटी। वेरी नाइस। एग्जॉस्टेबिलिटी के बेसिस पे भी हमने दो उनमें बांटा था उनको, एक रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल ऐसे जो कि रिप्लेनिश हो जाते हैं इजीली, जैसे सनलाइट, वाटर। और नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जो कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में रिप्लेनिश होते हैं, तो हम उन्हें अनरिप्लेनिशेबल ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, जैसे कोल और पेट्रोलियम। अब हमने एक और बेसिस पे पढ़ना था अपने रिसोर्सेज को, जो कि है ओनरशिप। क्या है? ओनरशिप। ठीक है, और एक और बेसिस पे हम आज पढ़ेंगे जो कि है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। क्या है? स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो इन दोनों को हम डिटेल में अभी समझेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सबसे पहले हम लोग बात करने चलते हैं अपनी कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बेसिस पे जो रिसोर्सेज हैं वो किस किस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। इसमें जो सबसे पहला जो ओनरशिप के बेसिस पे होता है वो होता है इंडिविजुअल रिसोर्स। कैसा रिसोर्स? इंडिविजुअल रिसोर्स। देखो, इंडिविजुअल रिसोर्स का क्या मतलब है? इंडिविजुअल रिसोर्स को ही हम प्राइवेट रिसोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइवेट रिसोर्स भी कहते हैं। ठीक है, आपके पापा के पास उनकी गाड़ी है। ठीक है, तो आपके पापा उसके मालिक हैं। वो जो गाड़ी एक रिसोर्स है, आपके पापा उसके मालिक है। तो ये प्राइवेटली ओन्ड चीज़ों के लिए होता है। किसके लिए होता है? प्राइवेटली ओन्ड। बात समझ में आ रही है? आपका जो घर है, ठीक है, जो घर आपका जो वो लैंड है वो मान लो आपके पापा के नाम पे है। ठीक है, तो उस रिसोर्स के मालिक कौन है? आपके पापा हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो इसको कहते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स, जो कि एक किसी पर्सन को बिलोंग करता है। ठीक है, जो कि एक किसी पर्सन को बिलोंग करता है। ठीक है, जैसे आपके हाथ में पेन है, ये पेन आपने खरीदा है, तो आप ये इस रिसोर्स के मालिक कौन हो? आप हो। तो ये आपका इंडिविजुअल रिसोर्स है। बात समझ में आई? ठीक है, जो दूसरा हमारे को रिसोर्स पढ़ना है यहाँ पे वो है कम्युनिटी रिसोर्स। कौन सा? कम्युनिटी रिसोर्स। कम्युनिटी रिसोर्स उस टाइप के रिसोर्स को कहते हैं जिसका कोई एक मालिक नहीं होता। जिसका कोई एक मालिक नहीं होता, बल्कि सोसाइटी में रहने वाले जितने भी लोग हैं सबका इक्वल शेयर होता है। कैसा शेयर होता है? सोसाइटी में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सबका इक्वल शेयर होता है। ठीक है, जैसे इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो इसका हमारे पास एग्जाम्पल है सुभाष पार्क। क्या है? क्या सुभाष पार्क किसी के बाप का है? नहीं। ठीक है, कोई भी पार्क जो है वो एक पब्लिक प्लेस है, वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। तो ऐसी जगहों को हम कहते हैं क्या? कम्युनिटी रिसोर्स। क्या कहते हैं? कम्युनिटी रिसोर्स। जो पूरी कम्युनिटी यूज़ करती है, वहाँ पर किसी को भी डिस्क्रिमिनेटेड फील नहीं करवाया जाता। बात समझ में आ रही है? अगला हम चलते हैं तीसरे टाइप के रिसोर्स पे, और जो तीसरे टाइप का रिसोर्स हमारे को पढ़ना है वो है नेशनल रिसोर्स। क्या है? नेशनल रिसोर्स। ठीक है, जो भी रिसोर्सेज किसी देश की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आते हैं, जो भी रिसोर्सेज किसी भी देश की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आते हैं, उन सब रिसोर्सेज को क्या कहते हैं? नेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे मान लो कि ये इंडिया है, मान लो कि ये इंडिया है। ठीक है, काफ़ी अजीब सा बन गया। ठीक है, मान लो इंडिया है। इस इंडिया के अंदर जितने भी रिसोर्सेज आते हैं वो सब इंडिया के क्या हैं? नेशनल रिसोर्स। क्या हैं?
नेशनल रिसोर्स। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा, तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा कि भाई अभी अभी तूने बोला कि मेरी जो गाड़ी है वो मेरी क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्स। क्या है? इंडिविजुअल रिसोर्स। लेकिन गाड़ी भी तो इंडिया के अंदर ही आ रही है, इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर ही आ रही है। हाँ आ रही है। उसी तरीके से अभी तूने बोला कि जो भी देश के अंदर है वो सब क्या है, नेशनल रिसोर्स है। लेकिन जो सुभाष पार्क है ये भी तो इंडिया की बाउंड्री के अंदर ही आ रहा है। हाँ आ रहा है। तो तुम्हारे को एक बात ध्यान रखनी है कि जितने भी इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं और कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, इंडिविजुअल और कम्युनिटी रिसोर्सेज ये सब भी पार्ट हैं किसका, नेशनल रिसोर्स का। ये सब भी पार्ट है किसका, नेशनल रिसोर्स का। और जो हमारी गवर्नमेंट है उसके पास ये पूरी पावर है। क्या है? जो हमारी गवर्नमेंट है उसके पास ये पूरी पावर है कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि पब्लिक वेलफेयर के लिए उसको आपका कोई इंडिविजुअल रिसोर्स छीनना पड़ेगा तो वो छीन सकती है। जैसे मान लो कि नई मेट्रो बन रही है, ठीक है, मान लो नई मेट्रो बन रही है और उस मेट्रो के बीच में आ रहा है आशुतोष का घर, ठीक है, आशुतोष का घर आशुतोष की इंडिविजुअल रिसोर्स है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट बोलेगी हटा बे, मेट्रो के पिलर के बीच में आ रहा है, तो वो क्या करेंगे, इसको इसके घर के रिसोर्स के बदले थोड़े से पैसे दे देंगे और बोलेंगे चल बे चल, हमारा होगा तेरा घर। ऐसा ही करेगी सरकार। बात समझ में आ रही है? तो जितने भी इंडिविजुअल रिसोर्स हैं और कम्युनिटी रिसोर्स हैं वो भी हिस्सा है किसका, नेशनल रिसोर्स का। और हमारी गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि अगर उनको लगता है कि पब्लिक वेलफेयर के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक अवे समवन्स इंडिविजुअल रिसोर्स और कम्युनिटी रिसोर्स, तो दे कैन डू दैट। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ठीक है। नेशनल रिसोर्स के बारे में एक और बात जानो, नेशनल रिसोर्स के बारे में एक और बात जानो। जो भी ऐसे देश होते हैं जिनके आसपास समुद्र होता है, जो भी ऐसे देश होते हैं जिनके आसपास समुद्र होता है, तो उनके 12 नॉटिकल माइल्स तक, कहाँ तक, 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है, 12 नॉटिकल माइल्स जो होते हैं वो लगभग 19 किलोमीटर होते हैं। तो लगभग 1 नॉटिकल माइल ये लगा लो 1.23 कुछ किलोमीटर होता है। तो जो उनके 12 नॉटिकल माइल्स तक का समुद्र होता है उस वाले एरिया के सारे रिसोर्सेज भी उसके नेशनल रिसोर्स में काउंट किए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? उस देखो क्या है, मान लो ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया के जो 12 नॉटिकल माइल्स तक का समुद्र है, ठीक है, यहाँ पर भी जो रिसोर्सेज हैं वो सब भी इंडिया के रिसोर्सेज हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब हम चलते हैं अपने 4th टाइप के रिसोर्स पे जो कि है इंटरनेशनल रिसोर्स। क्या है? इंटरनेशनल रिसोर्स। देखो इंटरनेशनल रिसोर्सेज उस तरीके के रिसोर्सेज हैं जिस पर किसी भी देश का हक नहीं है और इनको अभी इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा। क्यों नहीं किया जा रहा? सो दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जा सके और इन रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन्स के लिए एज इट इज़ छोड़ा जा सके। ठीक है। अब ये होते कौन से हैं जरा ध्यान से सुनेंगे। मान लो ये इंडिया है, मान लो ये इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया में क्या है कि इंडिया के लैंड के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं ये सब तो इंडिया के क्या हुए? नेशनल रिसोर्स। क्या हुए? नेशनल रिसोर्स। इसके 12 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स तक जो रिसोर्सेज हुए वो भी क्या हुए? इंडिया के रिसोर्सेज समुद्र के अंदर, ठीक है। अब लेकिन कहीं ना कहीं पर 200 नॉटिकल माइल भी तो आएगा ना। मान लो ये है, ये है 200 नॉटिकल माइल। कितना? 200 नॉटिकल माइल समुद्र में, सी में, ठीक है। तो ये जो 200 नॉटिकल माइल के बाद वाले रिसोर्सेज हैं, इसके बाद वाले जो रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्सेज को बोला जाता है क्या? इंटरनेशनल रिसोर्स। क्या बोला जाता है? इंटरनेशनल रिसोर्स। जरा 1 मिनट शांति रखो, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या डाउट आ रहा है। तुम्हारे को ये लग रहा होगा मोटे, तूने ये तो बता दिया 12 नॉटिकल माइल तक उसी देश के ही रिसोर्सेज है, ठीक है, और 200 नॉटिकल माइल के बाद वाले इंटरनेशनल रिसोर्स हैं। लेकिन ये जो बीच के रिसोर्स हैं इसका क्या? ये जो बीच के रिसोर्स हैं इसका क्या? 12 नॉटिकल माइल से लेकर 200 नॉटिकल माइल में जो बीच में रिसोर्स है इनका क्या? तो अगर यहाँ पर कोई वैल्यूएबल चीज है, अगर इस एरिया में कोई वैल्यूएबल रिसोर्स पता लगता है उसका सर्वे करके, तो जो भी देश इसके नियरेस्ट है, जो भी देश इसके नियरेस्ट है वो परमिशन लेगा। क्या लेगा? परमिशन लेगा यूएन से। कहाँ से?
परमिशन फ्रॉम यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन से परमिशन लेने के बाद वो इस एरिया के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? तो सबसे पहले हमने पढ़ा ओनरशिप के बेसिस पे रिसोर्सेज को कैसे बांटते हैं। सबसे पहले देखा इंडिविजुअल रिसोर्स, जो कि किसी का अपना है, जैसे आपके पापा की गाड़ी या आपका घर, ठीक है। दूसरा है कम्युनिटी रिसोर्स, ऐसे रिसोर्सेज जिसपे सब हर किसी का इक्वल शेयर है और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन के बिना उनका इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। अब कोई कितना भी अमीर आदमी सुभाष पार्क में जाए या कितना भी गरीब जाए, कोई किसी को रोक नहीं सकता, ठीक है। अगला है नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स ऐसे हैं जो कि किसी देश की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आते हैं, लैंड एरिया के अंदर आते हैं, और अगर उस देश के अंदर समुद्र वाली सीमा भी है तो उसके 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया जो है वो भी उन्हीं के रिसोर्स में काउंट किया जाता है। बात समझ में आ रही है? आगे चल रहे हैं कि जो जितने भी इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं और कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं, ये सब भी तो देश की बाउंड्री के अंदर ही हैं, तो ये भी पार्ट हैं नेशनल रिसोर्स का ही। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब हम चलते हैं लास्ट इंटरनेशनल रिसोर्स पे। इंटरनेशनल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि किसी भी देश की बाउंड्री के अंदर नहीं आ रहे, पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर नहीं आ रहे, तो इस वजह से उनको कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता और उनको फ्यूचर जनरेशन्स के लिए छोड़ दिया गया है। बात समझ में आ रही है? ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाए, आने वाली जनरेशन्स के लिए भी रिसोर्सेज बचे। अब होते कौन से इंटरनेशनल रिसोर्सेज? जो कि किसी भी देश की सी बाउंड्री से 200 नॉटिकल माइल के पार होते हैं, ठीक है, और 12 नॉटिकल माइल तक तो उनकी अपनी पॉलिटिकल बाउंड्री होती है। तो ये जो बीच का एरिया है 12 नॉटिकल माइल से लेकर 200 नॉटिकल माइल तक का, अगर यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, किसी देश को लगता है, तो वो यूनाइटेड नेशन से परमिशन लेने के बाद उसको इस्तेमाल कर सकता है। बात समझ में आ रही है? अगर 200 नॉटिकल माइल्स के बाद मान लो कंट्री है, मान लो कोई कंट्री है, हाँ, तो फिर कुछ हुआ नहीं, इंटरनेशनल रिसोर्स तो कंट्री, हाँ नहीं, वो तो फिर कंट्री का हुआ, हाँ ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ठीक है। ओनरशिप के बेसिस पे क्लियर है रिसोर्सेज, पक्का? अगले पे चले अगले पे। अगला जो हमारा है वो है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट का मतलब है कि वो रिसोर्सेज कितने डेवलप्ड हैं, कितने रेडी टू यूज़ हैं, कितने रेडी टू यूज़ हैं, रेडी टू यूज़ कितने हैं वो, उस बेसिस पे हमारे को ये समझने को मिलेगा। और इसके बेसिस पर भी, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर भी कितने में बांटते हैं हम? 4 में। कितने में? 4 में, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखेंगे और इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तुम कभी पीटीएम में गए हो और तुमने ये सुना हो कि इस बच्चे में पोटेंशियल तो बहुत है पर ये पढ़ता नहीं है, सुना है? कभी किसी टीचर से, किसी पेरेंट से सुना है कि बच्चे में पोटेंशियल तो बहुत है लेकिन पढ़ता नहीं है, वेस्ट कर देता है अपनी एनर्जी को, अपनी कैपेबिलिटी को। बात समझ में आ रही है? तो वहीं से आता है हमारे पास पहला पोटेंशियल रिसोर्स। क्या? पोटेंशियल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज को कहते हैं जिनको चाहे तो हम यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करने की टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन नियत नहीं है। क्या नहीं है? नियत नहीं है, यानी कि अपनी लेजीनेस की वजह से, नॉन विलिंगनेस की वजह से उनका इस्तेमाल किया जा सकता है पर इंसान नहीं कर रहा है। किस वजह से? लेजीनेस की वजह से, नॉन विलिंगनेस कीวसे, नियत ना होने की वजह से, ठीक है। जैसे कि द रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड बट are not being used due to non willingness, ठीक है। उसको यूज़ करने की हमारे पास साइंटिफिक जो अप्रोच है, जो भी नॉलेज चाहिए वो सब भी है, ठीक है। इसका एग्जांपल देखेंगे जैसे कि गुजरात के अंदर, किसके अंदर? गुजरात के अंदर बहुत ज़्यादा, और राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर और राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है विंड एनर्जी का और सोलर एनर्जी का, ठीक है। अगर चाहें तो वहाँ से बहुत ज़्यादा विंड और सोलर एनर्जी बना सकते हैं, लेकिन सरकार की ऐसा करने की नीयत नहीं है। तो ऐसे रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज। की पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, ठीक है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, ठीक है।
चलो अगले पे चलते हैं। अगले जो हमारे होते हैं वो होते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। कौन से रिसोर्सेज? डेवलप्ड रिसोर्सेज नाम से ही पता चल रहा है कि उनका जितना इस्तेमाल किया जा सकता है उतना किया जा रहा है, ठीक है, कि दे आर बीइंग यूज्ड एट देयर मैक्सिमम लिमिट, कि जितना उनका मैक्सिमम फ़ायदा उठाया जा सकता है उतना ऑलरेडी उठाया जा रहा है, ठीक है। उनकी क्वांटिटी कितनी है, क्वालिटी कितनी है, हर चीज़ के बारे में इंसान को ऑलरेडी पता है। इसका एग्जांपल देखेंगे जैसे कोल और पेट्रोल। क्या देखेंगे? कोल और पेट्रोल। अरे फुल धूम धड़ल्ले से यूज़ हो रहा है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगले रिसोर्स पे चलेंगे। अगले रिसोर्स को बोलते हैं स्टॉक। क्या बोलते हैं? स्टॉक, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, स्टॉक रिसोर्सेज हम ऐसे रिसोर्सेज को कहते हैं जिनके बारे में इंसान को ये तो पता है कि अगर इनका इस्तेमाल किया तो ये बहुत बढ़िया रिसोर्स है, अगर इनका इस्तेमाल किया तो ये बहुत बढ़िया रिसोर्स हैं, लेकिन उनको इस्तेमाल करने के लिए जो साइंटिफिक नॉलेज चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, वो हमारे पास डेवलप्ड नहीं है। बात समझ में आ रही है, ठीक है, कि दीज रिसोर्सेज आर बेनिफिशियल थ्योरेटिकली, ठीक है, कि थ्योरी में हमारे को ये बात पता है कि अगर इनका इस्तेमाल करेंगे तो बड़ा फायदा होगा, ठीक है, बट वी डू नॉट हैव द साइंटिफिक टेक्नोलॉजी टू यूज़ दैम, ठीक है। हमारे को पता ही नहीं है कि अभी उनका फ़ायदा किस तरीके से उठाना है। जैसे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ठीक है, ये दोनों ही गैसेस इस तरीके की हैं कि अगर इनको एज फ्यूल इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी क्रिएट कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं? एक्सेसिव एनर्जी क्रिएट कर सकती हैं। लेकिन अभी इंसान इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं हो पाया है कि सच में इसका प्रैक्टिकल यूज़ कर पाए, ठीक है। थ्योरेटिकली हमें पता है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, ठीक है, किताबों में केमिस्ट्री पढ़ के हमें पता है, ठीक है, लेकिन अभी इनके यूज़ करने जितनी नॉलेज टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। इसको क्या कहते हैं? स्टॉक। क्या कहते हैं? स्टॉक। समझ में आया, ठीक है। अब हम चलते हैं लास्ट टाइप पे जो कि है रिजर्व। क्या है? रिजर्व। देखो रिजर्व को थोड़ा ध्यान से समझना। रिजर्व ऐसे रिसोर्सेज को बोलते हैं, रिजर्व ऐसे रिसोर्स। अच्छा, तुमने कभी स्कूटी में, बाइक में सुना है रिजर्व का पेट्रोल? क्या मतलब होता है रिजर्व के पेट्रोल का? मतलब मान लो अगर पेट्रोल खत्म हो जाए, वेरी नाइस, मतलब स्टॉक करके वेरी नाइस। रिजर्व पेट्रोल का क्या मतलब होता है कि मान लो बाइक से जा रहे थे और बाइक का पूरा पेट्रोल खत्म हो गया तो रिजर्व ऑन कर दो, मतलब उसमें आधा लीटर कुछ ऐसा पेट्रोल होता है कि जो बिल्कुल खतरनाक सिचुएशन में काम आ जाए, ठीक है। तो रिजर्व रिसोर्सेज भी वही है। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको अगर इंसान चाहे तो आज इस्तेमाल कर सकता है। उनको इस्तेमाल करने के लिए जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी चाहिए वो भी हमारे पास है, पर हम जानबूझकर इनको यूज़ नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? ताकि हम इनको फ्यूचर जनरेशन्स के लिए छोड़ सकें। बात समझ में आ रही है, ठीक है, कि दीज आर द रिसोर्सेज विच आर डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझ के, ठीक है, डेलिबरेटली नॉट बीइंग यूज्ड बाय ह्यूमंस इन ऑर्डर टू सेव देम फॉर फ्यूचर जनरेशन्स, ठीक है, ताकि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए हम उसको छोड़ सके। इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। क्या देखेंगे? हम सबको पता है कि हमने 9th में भी पढ़ा था, ठीक है, कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट कुछ भी हंटिंग, किलिंग, पेड़ काटने की इजाज़त नहीं देती। चाहे तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रेजेंट यूज़ के लिए, ठीक है, लेकिन जान के नहीं करते ताकि आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी कुछ बचे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हमने आज की क्लास में पढ़े 2 बेसिस जिस पे हम डिवाइड करते हैं किनको?
रिसोर्सेज को, ठीक है। सबसे पहला हमने देखा ओनरशिप के बेसिस पे, जिसमें हमने देखा इंडिविजुअल रिसोर्स जो कि किसी इंसान का प्राइवेट होता है। दूसरा देखा कम्युनिटी रिसोर्स जो कि पूरी कम्युनिटी के लिए होता है, जैसे पार्क, पब्लिक प्लेसेस। फिर होता है नेशनल रिसोर्स जो कि एक देश की नेशनल बाउंड्री के अंदर आते हैं, और जितने भी इंडिविजुअल रिसोर्स है, कम्युनिटी रिसोर्स है, ये भी नेशनल रिसोर्स का ही हिस्सा है। फिर और ये एक देश की जो 12 नॉटिकल माइल्स तक की समुद्र के अंदर जो बाउंड्री होती है वो भी उसी की ही पॉलिटिकल बाउंड्री मानी जाती है। इंटरनेशनल रिसोर्स में हमने देखा ऐसे रिसोर्सेज जिसको कोई भी देश को यूज़ करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि हम वो फ्यूचर जनरेशंस के लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। और ये होते हैं किसी भी देश के 200 नॉटिकल माइल्स की बाउंड्री के बाहर वाले रिसोर्सेज। अब बीच में आता है कि 12 तक तो चलो देश के अपने हो गए, 200 के बाद वाले इंटरनेशनल रिसोर्सेज हो गए। तो जो बीच के रिसोर्सेज वाला एरिया है 12 से 200 नॉटिकल माइल्स तक, यहाँ पर अगर किसी देश को लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट रिसोर्स है तो उनको यूनाइटेड नेशन से परमिशन लेकर उसको इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। चलो अगले पे चलते हैं। अगले हमने रिसोर्सेज पढ़े स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे, ठीक है। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में सबसे पहले हमने देखा पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स ऐसे रिसोर्सेज हैं कि जिनको अगर नियत हो और अगर चाहें तो बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन नॉन विलिंगनेस की वजह से, इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है नॉन विलिंगनेस, ठीक है, कि चाहें तो कर सकते हैं पर नियत नहीं है करने की, मन नहीं है करने का, ठीक है। जैसे गुजरात और राजस्थान में विंड और सोलर एनर्जी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है पर सरकार सो रही है, ठीक है। आगे चलेंगे डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज है कि जिनको जितना इस्तेमाल किया जा सकता है उतना मैक्सिमम लिमिट में किया जा रहा है, ठीक है, जैसे कोल और पेट्रोल। अगले हैं स्टॉक। स्टॉक ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनके हमारे को किताबी रूप में तो पता है कि अगर हमने इनका इस्तेमाल किया तो बड़ा फ़ायदा होगा, ठीक है, लेकिन इस्तेमाल करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जो साइंटिफिक नॉलेज चाहिए, वो अभी ह्यूमंस क्रिएट नहीं कर पाए हैं, ठीक है। जैसे हमें पता है कि अगर हम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को एज ए एनर्जी सोर्स यूज़ करें तो बड़ा फ़ायदा होगा, पर अभी हमारे पास उतनी नॉलेज नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है रिजर्व। रिजर्व का मतलब क्या है कि अगर इंसान चाहे तो इन रिसोर्सेज को आज यूज़ कर सकता है, लेकिन नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो उनको सेव करके रखना चाहता है फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? प्रोटेक्ट करके रख रहा है, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो